तो ओवरहेड वाले चैप्टर के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, मशीन आर रेट। इसका सिंपल मतलब है कि जो मशीन वगैरह के फैक्ट्री के खर्चे होते हैं इनको हम पर मशीन आर पे कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो 1 घंटे का रेट निकल जाता है कि 1 घंटे अगर मशीन चलती है तो ओवरऑल फैक्ट्री के बाकी खर्चे जो रहेंगे वो कितने रुपए आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ें कैलकुलेशन करने में, कॉस्ट शीट बनाने में हेल्प करता है कि कोई प्रोडक्ट को बनाने में अगर 10 घंटा लगेगा और मशीन आ रेट हमने पहले से निकाल लिया है, मान लो 4 रुपये घंटे, तो इसका मतलब 40 रुपये उसमें खर्चे होंगे ओवरहेड के, है ना। तो ये निकाला जाता है। इसका सिंपल सा फॉर्मेट है, तो अभी नोट्स वगैरह आपको बनवा रहे हैं, मोटा मोटा भी समझते जाओ। इसमें जो खर्चे आते हैं उसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ के लिखते हैं। ठीक है, अभी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, जब कहेंगे तब नोट कर लेना। एक होते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, क्या होते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस, और एक होते हैं मशीन एक्सपेंसेस। तो इनके जो एक्सपेंडिचर रहेंगे उनमें हम लिखेंगे एक तो स्टैंडिंग चार्जेस और एक रहेंगे हमारे क्या, मशीन एक्सपेंसेस। इनका मतलब समझो, स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है, समझ लो एक तरीके से फिक्स नेचर के खर्चे, मशीन चले या ना चले वो खर्चे होके ही रहेंगे, तो उनको बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। मशीन एक्सपेंसेस टेक्निकली भाषा में समझ लो वेरिएबल टाइप के खर्चे हैं कि मशीन चलेगी तो खर्चा लगेगा, मशीन नहीं चलेगी तो खर्चा नहीं लगेगा। तो ये इनका मीनिंग हुआ कि भाई स्टैंडिंग चार्जेस हम किसको बोलते हैं और मशीन एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं। कुछ जो सवाल अपने पास हैं स्टडी मटेरियल में, स्कैनर वगैरह में, कुछ 5-6 टाइप के खर्चे, मतलब 5-6 एक्सपेंडिचर जो है वो स्टैंडिंग में आ जाते हैं और 4-5 एक्सपेंडिचर जो है मशीन में आ जाते हैं। वो आपको सवाल करते करते याद हो जाएंगे, उसके टेंशन नहीं। तो ये क्लियर हो जाएगा, मतलब ये याद हो जाएगा धीमे धीमे सवाल लगाते लगाते कि भाई ये खर्चे स्टैंडिंग में आते हैं, ये मशीन में आते हैं, काम खत्म हो जाएगा। अब सवाल लगाने में हमको करते हैं कहा है कि भैया स्टैंडिंग खर्चे ज्यादातर आपको एनुअल बेसिस पे दे रखे होते हैं, पर एनम बेसिस पे। मान लो 3-4 खर्चे दे रखे हैं हमारे स्टैंडिंग, तो हम क्या करेंगे, एनुअली खर्चे लिख लेंगे और खर्चा लिखने के बाद उनका टोटल कर देंगे। टोटल कर दोगे तो क्या आ गया आपके, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, साल भर के टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ गए। इनको हम डिवाइड कर देंगे मशीन आवर्स से कि एक साल में अपनी कितनी मशीन चलती, कितने घंटे, तो स्टैंडिंग चार्जेस का पर आवर वाला रेट आ जाएगा। ठीक है, मशीन आर रेट जो निकालते हैं उसमें हम लोग स्टैंडिंग का भी पर आवर वाला रेट निकालेंगे और मशीन एक्सपेंसेस का भी पर आवर रेट निकालेंगे और दोनों ऐड कर लेंगे, फिर हो गया खत्म के। कौन सा ये, पर आर, पर एनम। ठीक है, अभी सब नोट्स बनवा देंगे, अभी तो ओरली समझना है कि करते कैसे हैं। तो सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस आपको दे रखे होंगे, उन स्टैंडिंग चार्जेस को क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है, उनका टोटल कर देना है। तो आ जाएगा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। उनको हम किससे डिवाइड करेंगे, मशीन के आर से, तो वो पर आर बेसिस पे आ जाएंगे। सेम काम आपको मशीन में करना है, बस मशीन के खर्चों को हम हर खर्चे को इंडिविजुअली मशीन आर से डिवाइड करते हैं, इनका टोटल करने के बाद एक बार डिवाइड करते हैं, और मशीन वाले में जो भी खर्चे दे रखे होंगे हर बार हम डिवाइड कर करके ही लिखेंगे। समझ में आई यहां तक की बातें, चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ बातें सवाल करते करते हम लोग सीखेंगे और फिर समरी नोट्स आपको बनवा दिए जाएंगे कि सारे सवाल लगाने के लिए भाई ये नोट्स आपके काम करेंगे, तो रिवीजन करते समय वो समरी नोट आपके काम में आ जाएंगे। एक बात का इसमें विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप मशीन आर से डिवाइड करोगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो जो खर्चे आप जिनको डिवाइड कर रहे हो मशीन आर से, भाई पर आर निकालने के लिए आपको मशीन आर से डिवाइड ही करना पड़ेगा, कॉमन सेंस है ये तो ना। आपको ध्यान क्या रखना है कि जिन खर्चों को आप मशीन आर से डिवाइड कर रहे हो वो खर्चे जितने पीरियड के हैं मशीन आर्स भी उतने पीरियड के होने चाहिए। सवाल कभी कभी चालाकी करता है, आपको स्टैंडिंग चार्जेस देगा पर मंथ के और आर्स दे देगा 1 साल के, तो इन दोनों में पैरिटी होनी चाहिए, बराबरता होनी चाहिए। अगर खर्चे आपके 1 साल के लिखे हैं तो आर्स भी हम लोग 1 साल के लिखेंगे, खर्चा 1 महीने का लिखा है तो आर्स भी 1 महीने के लिखेंगे, खर्चे 1 वीक के लिखे हैं तो हम आर्स भी 1 वीक के लिखेंगे, खर्चे पूरे लाइफ के लिखे हैं मशीन के तो आर्स भी पूरे लाइफ के होने चाहिए। समझ आ रही बातें, तो डिवाइड करते में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जितने पीरियड के एक्सपेंडिचर हैं डिवाइड आर्स जो होंगे वो उतने ही पीरियड के होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। भाई ये तो वो बात हो गई कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में सेल लिख रहे हैं 5 साल के, खर्चे लिख रहे हैं 1 साल के, तो सही प्रॉफिट कहाँ आएगा। समझ लो, तो जिस पीरियड का आप बना रहे हो सारे आइटम उसी पीरियड से रिलेट होने चाहिए। ठीक, दूसरी बात ध्यान रखने वाली, मशीन आर रेट जो होता है वो हर मशीन का अलग अलग निकाला जाता है। मान लीजिए अपनी फैक्ट्री में 4 मशीनें हैं और चारों अलग हैं,
मतलब एक टाइप की मशीन होगी सिमिलर एकदम, तो एक ही साथ निकाल लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यादातर मशीनें क्या होती है, डिसिमिलर होती हैं। ठीक है, तो हर मशीन का मशीन आर रेट अलग होगा। बड़ी मशीन है तो उसका अलग होगा, छोटी मशीन है अलग है, पैकिंग करने वाली मशीन अलग है, प्रोडक्ट बनाने वाली मशीन अलग है, कंपोनेंट बनाने वाली मशीन अलग है, तो सबका मशीन आर रेट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जो सवाल हमसे रेट निकालने के लिए बोलता है नॉर्मली, वो किसी एक पर्टिकुलर मशीन का निकालने के लिए बोलता है। सवाल कहेगा कि हमारे फैक्ट्री में 10 मशीनें हैं और आप मशीन बी का रेट निकालो, तो जो आप पर्टिकुलर लिखोगे वो पर्टिकुलर मशीन बी के होने चाहिए सारे के सारे, वो चाहे कोई खर्चे हो चाहे वो आर्स हो, भाई जिसका मशीन आर रेट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसका ही लेंगे, किसी दूसरे का थोड़ी ना ले लोगे, ना खर्चा लेना है ना आपको आर्स लेना है। तो मशीन आर रेट हम किसी पर्टिकुलर मशीन का निकाल रहे होते हैं जिसका सवाल बोलेगा, और सारे आइटम उसके अंदर जो आप लिखोगे वो उस मशीन से संबंधित होने चाहिए। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब आओ एक सवाल पहले करते हैं, फिर आगे बातें कर लेंगे हम लोग को। कुछ 3-4 वैरायटी के सवाल इसमें बनते हैं और वही हम लोग को इसमें लगाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56। अभी हम आंसर करने जा रहे हैं, अभी आप लोग कुछ भी नोट नहीं करोगे, अभी सिंपल समझना है। ठीक है, पहले समझ लो सारा, फिर दिखा देंगे, आराम से नोट कर लेना, वरना फोटो शेयर कर देंगे तो घर पे नोट कर लेना। ठीक है, तो 56 वाला अगर क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हो यहाँ पे, तो आओ एक बार सवाल पढ़ा देते हैं आपको, फिर कराते हैं। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर गिवन बिलो कंप्यूट मशीन आर रेट फॉर अ मशीन। तो एक मशीन का निकालना हमने बताया था अभी कि किसी एक पर्टिकुलर मशीन का हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ बोल भी दिया कि अ मशीन, एक मशीन का निकालना है। मशीन की कॉस्ट कितनी है बेटा, 24,000 रुपए। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, तो कॉस्ट वगैरह दे रखी होती जिससे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाओ मशीन का। तो भाई 24,000 की कॉस्ट, 4,000 स्क्रैप वैल्यू, लाइफ आपकी दे रखी है 40,000 घंटे। ठीक है, लाइफ दे रखी किससे, 40,000 घंटे से। पहली बात तो डेप्रिसिएशन जो है वो मशीन एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, मशीन एक्सपेंसेस में। मशीन का क्या सीन होता है, मतलब ओवरहेड में एजम्पशन लिया जाता है कि मशीन जो डेप्रिसिएशन है वो मशीन चलेगी तभी खर्चा होगा, नहीं चलेगी तो मशीन की वैल्यू नहीं कम होगी। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं लगता, डेप्रिसिएशन जो होता है फिक्स कॉस्ट होती है, लेकिन इस टॉपिक में हम लोग मशीन आर रेट में डेप्रिसिएशन किस में काउंट करते हैं, मशीन एक्सपेंसेस में काउंट करते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन भी आपको टेक्निकली पर आर निकाल के लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्टैंडिंग चार्जेस तो लिखे ही हैं सवाल में, देखो तो स्टैंडिंग चार्जेस दे रखे हैं 3,000 रुपए। तो हमने बताया था कि जो मशीन आर रेट निकाला जाता है उसमें एक हेडिंग पड़ जाती है क्या, स्टैंडिंग चार्जेस, और एक हेडिंग पड़ जाएगी मशीन एक्सपेंसेस। ठीक है, एक हेडिंग पड़ जाएगी स्टैंडिंग चार्जेस और एक हेडिंग पड़ जाएगी मशीन एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्जेस बार आपको रोल करके दे ही दिए, तो कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, स्टैंडिंग चार्जेस तो खुद से लिख दिए। ठीक है, तो स्टैंडिंग चार्जेस कितने रखे हैं आपको, 3,000 रुपए। और जो ये रेट कैलकुलेट किए जाते हैं वो पर आर वाले कैलकुलेट करके बाहर लिखे जाते हैं। तो यहाँ एक हेडिंग पड़ जाती है जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, पर आर। तो स्टैंडिंग चार्जेस आपको 3,000 रुपए दे रखे हैं। ठीक है, ये वाले खर्चे खुद ही 3,000 रुपए दे रखे हैं, लेकिन बात ध्यान रहे, कभी कभी कुछ खर्चे मशीन के बताएगा और कभी कभी कुछ खर्चे पूरी दुकान या पूरी फैक्ट्री के बताएगा। तो ये जो 3,000 रुपए का खर्चा है वो इस मशीन का नहीं है, ये 3,000 रुपए खर्चा पूरी दुकान का है। तो पहले आपको मशीन पे आना पड़ेगा, रेट तो हम मशीन का निकालना है, दुकान का रेट थोड़ी निकालना है। ठीक है, तो दुकान के अंदर देखो तो कितनी मशीनें हैं, 30 मशीनें। तो अगर हम इसको 30 से डिवाइड कर लेते हैं तो फिर एक मशीन का खर्चा आ जाएगा। तो जो मशीन वाली प्रॉब्लम थी कि खर्चा शॉप का दे रखा है मशीन का नहीं दे रखा, वो हमने प्रॉब्लम दूर कर ली। तो जो खर्चे पूरी डिपार्टमेंट या पूरे दुकान के दे रखे होंगे उनको आपको नंबर ऑफ मशीन से डिवाइड करके एक मशीन पे लेके आना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ लेके आए हैं। अब देखना है कि ये खर्चा कितने पीरियड का है, तो ये कितने पीरियड का खर्चा है, जरूरी नहीं कि हर खर्चा सेम पीरियड का दे, अलग अलग। तो ये खर्चा कितने वीक का है, 4 वीक का। तो हमको 4 वीक के आवर्स से ही डिवाइड करना होगा, यही अभी बताया था कि जिस पीरियड के खर्चे हैं आपको उतने पीरियड के ही आवर्स से डिवाइड करना मांगता है।
तो 4 वीकली पीरियड के आवर्स आपको सवाल में दे रखे हैं, कितने? 100। तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 100 आवर्स से, तो रेट निकल के आ जाएगा 1 रुपए। ठीक है, तो टेक्निकली स्टैंडिंग चार्जेस निकल गए हैं, 1 रुपए पर घंटे खर्चा होते हैं। एक मशीन पे 1 रुपए पर घंटा खर्चा होता है। दूसरे खर्चे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मशीन एक्सपेंसेस। तो मशीन एक्सपेंसेस में 3-4 खर्चे तो आपको ज्यादातर सवालों में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट हर सवाल में ही मिलेगा आपको। दूसरा, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ये भी आपको हर सवाल में मिलने वाला है। और तीसरा, पावर। तो ये तो आपके हर सवाल में मिलने वाले हैं, इसके बिना तो मशीन चल ही नहीं सकती। मशीन है तो डेप्रेशन भी लगेगा, रिपेयर भी कराना पड़ेगा, और मशीनों पे जो बिजली प्रयोग होती, बताया था आप लोग को हमने कि उसको पावर कहते हैं। तो ये 3 खर्चे तो मिलेंगे ही मिलेंगे हर सवाल में, और कोई होगा तो और देख लेंगे हम लोग। तो देखते हैं भैया। तो भैया डेप्रिसिएशन निकालने में कॉस्ट मैटर करेगी। तो कॉस्ट दे रखी है 24,000 रुपए, माइनस करते हो स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई। अब बहुत ध्यान से बात को समझना, जब आप 11th-12th में या फाउंडेशन में डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ते थे, तो वहां आपको डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताया गया था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ। जो लाइफ आप वर्षों में लिखते थे, फिर आपको 1 साल का अमाउंट आ जाता था। तो ध्यान रखना है, अगर लाइफ आपने ईयर में लिखी है तो जो आपका डिप्रेशन आएगा वो ईयरली आएगा। अगर लाइफ आपने मंथ में लिख दी तो डिप्रेशन किस में आएगा? मंथ में आएगा। और अगर लाइफ आपने आवर्स में लिख दी तो डिप्रेशन कैसे आ जाएगा? पर आवर वाला आ जाएगा। एकदम सिंपल है, समझ रहे हो? तो इनको अगर हम पूरी लाइफ के आवर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, फॉर्मूला वही है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ। लाइफ जिस रिस्पेक्ट में दे रखी होगी उस रिस्पेक्ट में आंसर आएगा। लाइफ आपने एनुअल लिखी तो खर्चा 1 साल का आएगा, और लाइफ अगर आवर्स में लिख दी तो खर्चा, ठीक है। तो यहां जो आप आवर्स लिख रहे हो पूरी लाइफ के आवर्स है, कि पूरी मशीन की लाइफ में टोटल 40,000 घंटे मशीन चल पाएगी। तो डिवाइड कर लेंगे कि नेट कॉस्ट आ रही 20,000 रुपए, 24 लगाएंगे लेकिन 4 की तो बिक जाएगी, तो 20,000 रुपए अपना टेक्निकली खर्चा हुआ, और 40,000 घंटे मशीन पूरी लाइफ में चलेगी। तो 1 घंटे का खर्चा निकल गया कितना हमारा? 50 पैसा। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस एक साथ निकाले जाते हैं, और मशीन वाले एक्सपेंसेस हर खर्चे का पर आवर अलग अलग निकाला जाता है। दूसरा है बेटा रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। सवाल में देखो तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखा है, लेकिन किसका दे रखा है? होल लाइफ का। जब तक किसी खर्चे में ये बात ना लिखे कि वो पूरी दुकान के हैं, तब तक इस चैप्टर में जनरल प्रिजम्पशन रहता है कि खर्चा उसी मशीन का बता रहा है। जब तक ये ना कहे कि खर्चा भैया पूरी शॉप का है, तो ये रिपेयर मेंटेनेंस इसी दुकान मतलब इसी मशीन का है और पूरी लाइफ का है। ठीक है, तो खर्चा 2,000 रुपए हुआ है पूरी लाइफ का। लाइफ का खर्चा है तो पूरी लाइफ के आर से डिवाइड करना पड़ेगा। जितने पीरियड का खर्चा आपको डिवाइड उतने पीरियड के आर्स से करना मांगता है। तो 2,000 डिवाइड बाई 40,000 कर दो और निकल जाएगा 0.05। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। इसके बाद पावर का खर्चा। पावर का खर्चा कह रहा है कि हर घंटे 4 यूनिट बिजली खाता है हमारी मशीन, और बिजली जो आती है वो 10 पैसे में आती है। तो सिंपल हो गया कि भैया 1 घंटे में 4 यूनिट बिजली जलेगी, और बिजली जो आती है वो पर यूनिट 10 पैसे की आती है। तो यानी 1 घंटे में 40 पैसे की बिजली खा जाएगी अपनी मशीन। इसके अलावा और कोई खर्चे दे नहीं रखे हैं, तो सवाल कंप्लीट हुआ। इसको जोड़ देंगे, इसी को बोलते हैं मशीन आर रेट। तो 1.95 रुपीज पर आवर। तो पता चल गया कि अगर 1 घंटे मशीन चलती है तो स्टैंडिंग वेरिएबल सब मिला के जो हमारे खर्चे होते हैं वो मोटा मोटा 1.95 रुपए पर घंटा खर्चा होता है। इसका यूज कैसे किया जाता है? अब कोई काम कराने आएगा तो अपने को पता है कि मोटा मोटा 2 रुपए के ओवरहेड खर्चा होते हैं 1 घंटे में। तो काम अगर 1,000 घंटे का होगा तो 2,000 रुपए ओवरहेड के जोड़ देंगे उसमें। मटेरियल लेबर तो एस्टिमेट ही कर लेता है, ओवरहेड में ज्यादा नाटक होता है कि भाई रेंट कितना डालें, दूसरे और खर्चे कितने डालें। तो उनका इकट्ठा करके ऐसे प्रोपोर्शनेट निकाल लिया जाता है, पर आवर निकाल लिया जाता है, जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से उसको हमको चार्ज कर पाए। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 56 का सोल्यूशन।
ठीक है, फोटो शेयर कर देंगे तो आराम से आप घर पे नोट कर लीजिएगा। अभी और सवाल ट्राई कर लेते हैं, और सवाल कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन देखो हम लोग के पास है 55, इसी के जस्ट पहले क्वेश्चन होगा 55। चलो क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। लिखा हुआ है इन अ फैक्ट्री, ठीक है, इन अ मशीन डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री दे आर 5 आइडेंटिकल मशीन। तो इनकी फैक्ट्री में कितनी मशीन है बेटा? 5 मशीन है, बहुत अच्छा है। फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो प्रिपेयर मशीन आर रेट फॉर वन ऑफ द मशीन। हमेशा हमने बताया है कि मशीन आर रेट किसी पर्टिकुलर एक मशीन का निकाला जाता है। पूरे डिपार्टमेंट का जो स्पेस है वो 10,000 स्क्वायर फीट का है, और जो ये पर्टिकुलर मशीन एरिया ऑक्युपाइड करती है, कितना ऑक्युपाई करती है? 2,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, इसी तरह और पर्टिकुलर दे रखे हैं। और नीचे अगर देखोगे तो ये अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, लेकिन किसके हैं ये? पूरे डिपार्टमेंट के हैं। इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि कौन से खर्चे में साला डिपार्टमेंट का बताएगा और कौन से खर्चे में पर्टिकुलर मशीन का बताएगा। ध्यान ये बात नहीं दिया तो गलत हो जाएंगी चीजें, है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना मांगता है। जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा कौन सा? 55। तो देखो जैसे कि हमने बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, और कुछ आ जाएंगे आपके किसमें? मशीन एक्सपेंसेस में। तो धीमे धीमे भी सवाल करते करके आपको एक्सपेंडिचर याद हो जाएंगे, और बाकी हम लोग समरी नोट में लिख भी लेंगे आखिर में कि भाई कौन कौन से खर्चे स्टैंडिंग में आते हैं, कौन कौन से मशीन में आते हैं, बात खत्म हो जाएंगी। अभी मशीन के खर्चे हमने आपको 3 याद करवा दिए, कौन कौन से? डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस और पावर। ये हमेशा मशीन एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये सब जो खर्चे दे रखे हैं, रेंट है, लाइटिंग है, सुपरवाइजर है, अदर चार्जेस हैं, ये सब आपके किस में आते हैं? स्टैंडिंग में ही आते हैं। ठीक है, मशीन एक्सपेंसेस कुछ 3-4 है, वही फिक्स है, बस वो याद कर लो। डिप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, पावर, और एक और होता है सन्ड्री वगैरह लगती। सन्ड्री वगैरह का मतलब मशीन पे जो तेल वेल पड़ता है, ऑयल वगैरह पड़ता है, तो वो भी मशीन चलेगी तो पड़ेगा, नहीं चलेगी तो नहीं पड़ेगा। तो 3-4 खर्चे हैं जो मशीन में आते हैं, बाकी सब कुछ किस में आएंगे? स्टैंडिंग में ही आएंगे। तो स्टैंडिंग के अंदर अपना एक तो आ गया रेंट एंड टैक्सेस। ठीक है, दूसरा खर्चा इन्होंने बताया है लाइटिंग का। पहले खर्चों के नाम ही लिख लेना है, फिर कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। तीसरा खर्चा है किसका? सुपरविजन का। और चौथा है अदर चार्जेस। ठीक है, मशीन की कॉस्ट दे रखी है, तो इसका मतलब मशीन एक्सपेंसेस में क्या निकल जाएगा हमारा? डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस दे रखा होगा, यहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस की बात दे रखी है तो रिपेयर मेंटेनेंस भी कहीं ना कहीं आएगा। पावर की बात दे रखी है तो पावर आएगा। और ये 3 तो वैसे ही आते हैं, हमने बताया था कि इसके बिना तो मशीन चलना पॉसिबल ही नहीं है। इसमें सन्डी सप्लाई भी दे रखा है, तो सन्डी सप्लाई भी जो होता है वो किस में आता है? मशीन एक्सपेंसेस में, क्योंकि सन्डी सप्लाई में तेल वगैरह होता है जो मशीन चलाने के लिए हल्का फुल्का डालना पड़ता है। तो ये अब खर्चों का बाइफर्केशन हो गया कि सवाल के अंदर इतने ही खर्चे हमको दिख पा रहे हैं, ये अपने यहाँ चले गए और ये अपने यहाँ चले गए। ठीक है, मशीन एक्सपेंसेस याद रखो, बाकी सब स्टैंडिंग में आते हैं। अब इनको मुझे कैलकुलेशन करना है। रेंट एंड टैक्सेस दे रखा है 9,000 रुपए, लेकिन वो कब का है? पूरे। तो पहले जो भी डिपार्टमेंट के खर्चे उनको आपको मशीन में लेके आना पड़ेगा। हर बार डिपार्टमेंट के खर्चों को मशीन पे लाने के लिए ये नहीं कि नंबर ऑफ मशीन से ही डिवाइड करना पड़ेगा। एरिया है तो वो स्पेस के हिसाब से मैटर करेगा। समझ रहे हो? एरिया का डिवीजन कैसे होगा? स्पेस के हिसाब से। कैसे? टोटल खर्चा पूरे डिपार्टमेंट का 9,000 है रेंट का, जिसमें 10,000 स्क्वायर फीट जमीन है। ये वाली मशीन 2,000 स्क्वायर फीट जमीन ऑक्युपाई करती है, तो प्रोपोर्शनेट हो गया कि 9,000 खर्चा पूरे 10,000 स्क्वायर फीट का है, तो 10 से डिवाइड करते हो तो 1 स्क्वायर फीट का आ जाता है।
और ये मशीन 2000 स्क्वायर फीट एरिया घेरती है तो 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस मशीन का अपना रेंट निकल के आ जाएगा। कितना है बेटा? 1800। इसी तरह लाइटिंग का खर्चा, लाइटिंग का खर्चा खुद बता रहा है कि इसको आपको कैसे प्रोपोर्शन करना है, वर्कर एम्प्लॉयड के तरीके से, कितने वर्कर फैक्ट्री में एम्प्लॉयड है उसके तरीके से, ठीक है। और वर्कर कितने एम्प्लॉयड है वो देख लो, पूरे डिपार्टमेंट में है 16 वर्कर और इस मशीन पे लगे हैं कितने वर्कर? 4 वर्कर। तो इसके प्रोपोर्शन में आ जाएगा कि लाइटिंग का खर्चा 400 रुपए भैया दे रखा है, डिपार्टमेंट में है 16 वर्कर और इस मशीन पे कितने लगते हैं? 4। 25 का 100 रुपए अपना ये खर्चा आ गया, ठीक है। फिर आता है सुपरविजन। सुपरविजन में बताया गया खर्चा कितना है बेटा? 1250 रुपए। और यहां लिखा हुआ है कि जो सुपरवाइजर है वो 2/5 टाइम अपना इस मशीन पे डिवोट करता है और 3 टाइम जो है वो बाकी मशीनों पे डिवोट करता है। तो 2/5 खर्चा यहाँ पे आ जाएगा, 3/5 खर्चा बाकी मशीनों पे जाएगा, ठीक है। तो टोटल दे रखा है 1250 इंटू 2/5, तो ये अमाउंट हो गया आपका 500 रुपए। और आखिरी में अदर चार्जेस दे रखे हैं 5000 रुपए और इसका कुछ भी बाइफरकेशन करने का हिसाब किताब नहीं दे रखा है। भाई रेंट का तो एरिया हो गया, एरिया के हिसाब से हो गया, लाइटिंग का खुद ही बता देता वर्कर, सुपरवाइजर के बारे में यहाँ जानकारी लिखी थी, है ना। लेकिन अदर चार्जेस के बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे आप उसको बांट पाओ, तो फिर वो चीजें मशीन नंबर ऑफ मशीन के बिहाफ पे बढ़ जाएंगी, ठीक है। कि 5 मशीनें थी तो इसको चुपचाप क्या कर दोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे, एक मशीन पे आ जाएगी। तो यानी कुल मिला के कहानी ये है कि जो डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर रहेंगे उनको बंटवारा करने के लिए हिसाब किताब बताया जाएगा, तो उस हिसाब किताब से चलेंगे। और जिस खर्चे का कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा, सारी मशीनों पे बराबर बराबर बटेगा। 5 मशीनें थी तो 5 से डिवाइड कर दिया तो एक मशीन का आ गया। कितना आ गया बेटा? 1000। स्टैंडिंग चार्जेस में पहले स्टैंडिंग चार्जेस सब कैलकुलेट करते हैं, फिर उसका करते हैं सम। पिछले में यही अमाउंट जो सम करके यहां निकाल लो वो तुमको डायरेक्टली 3000 दे रखा था, और 3000 वो अमाउंट नहीं था, 3000 इस वाले अमाउंट का सम था कि सारे स्टैंडिंग खर्चे पूरे डिपार्टमेंट के कितने लग रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी स्टैंडिंग चार्ज इकट्ठा करके तुमको दे देता है, इसे पिछले सवाल में दे दी था, यहां अलग अलग दी तो तुमको पहले सारे स्टैंडिंग चार्जेस एक मशीन के लेके आने पड़ेंगे। इनका टोटल कितना हो बेटा? 3400। अब ये जो 3400 रुपए आपने खर्चे निकाले वो एक मशीन के आ गए हैं, ये समझ में आता है, ठीक है। लेकिन कितने पीरियड के हैं, 1 साल के हैं कि 2 साल के हैं कि 6 महीने के हैं, इसकी इंफॉर्मेशन यहां नहीं दे रखी है। और ना पूरे सवाल में कहीं दे रखी है कि जो खर्चे इन्होंने बताए गए हैं वो कितने पीरियड के हैं, बताए हैं कुछ नहीं। तो नॉर्मली अगर कुछ नहीं बताता तो हर खर्चे को हम लोग पर एनम ही ट्रीट करते हैं। तो बताया तो नहीं गया है लेकिन ये कैसा मानेंगे हम? सालाना। तो 1 साल के खर्चे हमने निकाले एक मशीन के, तो इनको क्या करेंगे, 1 साल के आर से डिवाइड भी कर देंगे। और वही चीज उसने आर से भी नहीं किया है कि ये भी नहीं बता रहा कि 1 साल के आर से, ठीक है। तो ये माना जा रहा है कि ये भी आपके पर एनम फॉर्म में है और ये भी आपके जो खर्चे हैं वो पर एनम के फॉर्म में, ठीक है। दोनों को पैरिटी पे माना गया है। तो इनको डिवाइड कर देंगे किससे हम लोग बेटा? 2000 आवर्स से, तो ये पर आर आ जाएंगे। तो हमने यहां पे क्या निकाल लिया, इनको पर आर में कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल खर्चा आया 3400 और 2000 घंटे काम हो रहा है, 2000 से डिवाइड कर दोगे तो पर आर का रेट निकल के आ जाएगा। कितना आ गया बेटा? 1.70। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद अब डेप्रिसिएशन वगैरह। डेप्रिसिएशन में अगर देखोगे तो मशीन की कॉस्ट 20,000 रुपए है, स्क्रैप वैल्यू सिर्फ 300 रुपए है, लाइफ इस बार 13 साल दे रखी, तो ध्यान से काम करना पड़ेगा। 20,000 माइनस 300 डिवाइड बाई 13 साल करते हो तो एनुअल एक्सपेंडिचर आएगा, क्योंकि आपने 13 ईयर से डिवाइड किया है। यही अगर ये कह देता कि भैया पूरे लाइफ में इतने घंटे चलते तो सीधा 1 घंटे का आ जाता, ठीक है। तो अगर 13 साल से डिवाइड करोगे तो फिर कितने साल का आएगा? 1 साल का खर्चा आएगा, और फिर आपको 1 साल के आर से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। या फिर ऐसे कर सकते हो कि भैया 1 साल में मशीन अगर 13 साल चलेगी
और एक साल में चलती है 2000 घंटे, इसका मतलब पूरी लाइफ में 26,000 घंटे चलेगी। तो सवाल पिछले सवाल की तरह बन गया कि पिछले सवाल में पूरी लाइफ के 40,000 घंटे दे रखे थे, इसमें आपने जुगाड़ करके निकाल लिया कि भैया एक साल में 2000 तो 13 साल में 26,000, फिर वहीं पे आप गाड़ी पहुंच गए, डायरेक्टली निकल गया आपका। तो आपने फिर पूरे लाइफ के आर से यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ये जो 26,000 निकल रहा है ना, वो क्या निकल के आ रहे हैं, पूरे लाइफ के मशीन। चलिए डिवाइड कर लीजिए, तो 1 घंटे का खर्चा निकल के आ जाए डेप्रिसिएशन का। हाँ बेटा। ओहो हो, बहुत सही बात कर दी तुमने, और वही करना ही पड़ेगा। देखो अगर आपने 11th या 11th में पढ़ा है डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर, और फाउंडेशन में पढ़ा है, तो जो एसएलएम मेथड होता है उसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपको डेप्रेशन का रेट गिवन होता है तो डेप्रेशन फिर इस फॉर्मूले से नहीं निकाला जाता, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाई लाइफ से। वो फॉर्मूला तब चलता है, 11th में पढ़ाया हमने आप लोग को, उसमें फाउंडेशन में पढ़ाया है कि व्हेन रेट इज गिवन, व्हेन रेट इज नॉट गिवन। अगर रेट गिवन होगा तो फिर कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर रेट वाला फॉर्मूला लगेगा। रेट नहीं गिवन होता है तो फिर दूसरा विकल्प है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ करते हो। तो यहां आपको डेप्रेशन का क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, इसलिए उस वाले मेथड पे नहीं जाओगे, फिर डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे मशीन की कॉस्ट और डेप्रिसिएशन का रेट। कितना आया, तो 1,500 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा एक साल में, क्योंकि 7.5% पर एनम बताया था। लेकिन हमको तो जो मशीन के एक्सपेंसेस निकालने होते हैं अल्टीमेटली वो पर घंटे के निकालने होते हैं। तो एक साल में 1,500 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा, और एक साल में मशीन कितनी चलेगी, 2,000 घंटे। तो ये आ गया आपका 0.75। इसी तरह रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस दे रखा है 5,200 रुपए, लेकिन पूरी लाइफ का। तो टोटल खर्चा इसका 5,200 हुआ, और अभी आपने निकाला था पूरी लाइफ में मशीन कितनी चलेगी, 26,000 घंटे, 0.20। पावर की बात करें तो पावर में बताया गया है कि पावर 3,000 रुपए सालाना का आता है। पिछले साल में पावर की डेफिनेशन अलग तरीके से दे रखी थी, कह रहा था 1 घंटे में 4 यूनिट जलते हैं। इसमें कह रहा है कि नहीं, एक साल में 3,000 रुपए की बिजली जलती है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक साल में 3,000 की बिजली जलती है, और एक साल में 2,000 घंटे आप काम करते हो। तो ये हो गया टेक्निकली कितना, 1.5। और सबसे लास्ट सन्डी सप्लाई जो है इंक्लूडिंग ऑयल एंड वेस्टेज, वो इस मशीन के हैं 600 रुपए, लेकिन सालाना बता रहा, इसी मशीन के हैं, किसी और के नहीं है। तो 600 रुपए हैं एक साल के, तो एक साल के 8 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, 0.30। और अब इन सबको जोड़ लें, सवाल खत्म हुआ। अब इन सबको ऐड कर लें, आ गया हमारा मशीन आर रेट। तो ये आ जाएगा हमारा मशीन आर रेट 4.45 रुपीज। समझ में आ गया बेटा। तो जैसा पिछला सवाल किया था वैसा ही ये सवाल है, और थोड़ा बहुत तो चीजें नहीं आएंगी हर सवाल में, उन्हें एक ही जैसे सवाल नहीं हो जाएंगे बच्चों के तरीके। तो सवाल में कुछ ना कुछ तो ज्ञान हर सवाल से सिखाएगा ही सिखाएगा। तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अब तक की, पिछले सवाल में भी और इस सवाल में। और आगे मूव करते हैं और इसके सवाल देखते हैं कैसे कैसे सवाल हैं। जैसे जैसे आगे जानकारी की जरूरत पड़ेगी आपको सवाल लगाने में, वैसे वैसे इस चैप्टर की और जानकारियां आपको मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे है देखो, ठीक है। चलो एक बार सवाल पढ़ लो अपने अनुसार, फिर मैं तो अभी रीड करा ही दूंगा। 1 मिनट का समय देते हैं, सवाल फटाफट रीड कर लीजिए।
हाँ बेटा, हल्का हल्का रीड कर लिया होगा, बाकी मैं पढ़ाई देता हूँ आपको। इधर समझो मेरी बात को। जो ये मशीन के आर्स होते हैं ना, ये टेक्निकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मेन आर्स, जिनको आप टोटल आर्स बोलते हो, और एक होते हैं इफेक्टिव आर्स। ठीक है। कभी कभी जैसे आप लोग देखते होंगे कि पढ़ने के लिए तो आप बैठे घर में 4 घंटे, लेकिन आधा घंटा फोन चलाने में चला गया। तो इफेक्टिवली आपने पढ़ाई कितनी देर की करी? 3.5 घंटे। फैक्ट्री में जाते हो, ऑफिस में काम करने जाते हो, तो गए तो सुबह 9 बजे तुम टिकटॉक पहुंच गए, बाहर भी निकल रहे हो 6 बजे, तो फैक्ट्री में बिताया तो तुमने टोटल 9 घंटे, 9 से लेके 6 बजे तक। लेकिन उसमें 1 घंटा तुमने लंच किया, बाकी टाइम ले गया, कभी फोन आपके दोस्त का आ गया, कभी मम्मी का फोन आ गया। समझ लो, तो इफेक्टिवली काम तुमने वहां 6 घंटे किया। तो आर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टोटल और एक होते हैं इफेक्टिव आर्स। आप कहोगे सर अभी पहले पहले क्यों नहीं बताया था? पहले नीड नहीं थी, जब जरूरत पड़ेगी तब बताएगा थोड़ा थोड़ा। सारा ज्ञान एक साथ दे देंगे, पहले से कठिन लगने लगेगा। तो पहले से कठिन नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा ज्ञान सीखना है। अब अगर इस टाइप का कंटेंट होगा सवाल के अंदर, जहां पे टोटल आर्स अलग होंगे और इफेक्टिव आर्स अलग होंगे, तो आपको ध्यान रखना है और नोट में लिखवाएंगे भी कि स्टैंडिंग चार्जेस कैलकुलेट करते समय टोटल आर से डिवाइड किया जाता है, और जो मशीन एक्सपेंसेस हैं उनको पर आर कैलकुलेट करते समय इफेक्टिव आर से डिवाइड किया जाता है। क्या बताया हमने? कि जब हम स्टैंडिंग चार्जेस निकालेंगे कौन से, पर आर वाले, तो यहां जो डिवाइड करते हो वो होते हैं कौन से आर्स, टोटल। लेकिन जब इनका कैलकुलेशन करेंगे तो वहां टोटल आर्स की हेल्प नहीं लेंगे, वहां इफेक्टिव आर्स की मदद लेंगे। ठीक है, तो ये नोट में लिखवा देंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अभी ओरली ध्यान रखो। तो इस सवाल में ऐसा ही है, कुछ आएंगे आपके इफेक्टिव आवर्स और कुछ आएंगे आपके टोटल आवर्स। जैसे वर्किंग टाइम अगर देखो, तो पूरी लाइफ में, मतलब पूरे एक साल में 50 वीक काम होता है, और हर वीक 44 घंटे काम होता है। तो 50 × 44 करते तो 2200 आता, आगे 2200 दे भी रखा है। तो टोटल आवर्स हो गए कितने, 2200 घंटे। 2200 घंटे में 200 घंटे तो मशीन के मेंटेनेंस में चले जाएंगे, मशीन को मेंटेन करने में खर्चा हो जाएंगे। तो यानी 2000 घंटे तुम काम कर सकते हो। 200 घंटे तो मशीन क्या होगी, मेंटेन रहेगी। और प्लस 5% और समय खराब होगा मशीन को सेट करने में, क्योंकि एक बार प्रोडक्शन होता है, फिर मशीन की फिर से सेटिंग होगी, ऑयलिंग ग्रीसिंग होगी, सारे मोड़ धोए जाएंगे, जहाँ पे वॉशिंग होती वॉशिंग होगी, फिर जाके फिर मशीन रेडी होगी, फिर दूसरा प्रोडक्शन साइकिल चालू होगा, फिर प्रोडक्शन होके निकलेगा, फिर दूसरा चालू होगा। तो ऐसे काम होता है। तो मशीन को बीच बीच में क्या करना पड़ता है, मशीन को सेट करना पड़ता है। तो कुछ समय आपका उसमें खराब होगा। तो 2000 आया था, उसमें से 5% और घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, इफेक्टिव टाइम आ जाएगा। तो एक तो इसमें वर्किंग नोट टाइप का बनने वाला है कि जो टोटल वर्किंग आवर्स हैं हमारे मशीन के, वो वैसे तो 2200 घंटे हैं। इसमें से पहले आप मशीन के मेंटेनेंस वाले आवर्स माइनस कर दोगे, और मेंटेनेंस में जो मशीन के आवर्स जा रहे हैं वो जा रहे हैं 200। मेंटेनेंस के मशीन आवर्स माइनस करने के बाद जो आवर्स आते हैं, उनको टेक्निकल भाषा में प्रोडक्टिव आवर्स कहा जाता है। और इसमें से आप सेटिंग आवर टाइम और माइनस कर दोगे, सेटिंग अप टाइम, जो कि इस प्रोडक्टिव का कितने परसेंट है, 5%, तो ये आ जाएगा 100 आवर्स। तो फिर आपके आ जाएंगे इफेक्टिव आवर्स। पिछले सवालों में ये ज्ञान नहीं दे रखा था, तो एक ही आर थे, वही टोटल भी थे, वही इफेक्टिव भी माने जा रहे थे पिछले दो सवालों में। लेकिन इस सवाल में ये ज्ञान है तो आपको लेना पड़ेगा, उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। तो एक तो टेक्निकली ये वर्किंग नोट बन जाएगा हमारा 57 के आंसर में। ठीक है, अब आगे सवाल शुरू करते हैं जैसे लगा रहे थे। और कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं है इस सवाल में, यही ज्ञान था कि आर दो टाइप के दे रखे हैं, टोटल और इफेक्टिव। जो टोटल वर्किंग आवर्स होते हैं, इनको हम लोग प्रयोग करते हैं किसको, स्टैंडिंग चार्जेस पर आर कैलकुलेट करने में। और इफेक्टिव आवर्स का प्रयोग करते हैं किसमें, हम मशीन एक्सपेंसेस पर आर कैलकुलेट करने में। तो इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग, यूज फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडिंग चार्जेस
पर आवर। तब स्टैंडिंग चार्ज पर आवर निकालोगे तो इसका यूज करते हैं, और इसका यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग मशीन एक्सपेंसेस पर आवर। जब मशीन एक्सपेंसेस पर आवर वाले निकालोगे तो हम इसका प्रयोग करेंगे, यही हमने ओरली बताया था, यहां लिख भी दिया, और अभी आखिरी में समरी नोट इस टॉपिक की बनवा भी देंगे। अब हम लोग अपना आंसर चालू कर रहे हैं देना। पहले लिखते हैं हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, और उसके बाद लिखते हैं मशीन एक्सपेंसेस। दो पार्ट में डिवाइडेड होता है अपना आंसर, ठीक है। तो सवाल में अगर देखें तो कॉस्ट ऑफ मशीन है, इससे तो डेप्रेशन वगैरह निकलेगा जो नीचे जाएगा ना, तो चलो अच्छा हेडिंग डाल दी है, हेडिंग में लिख ही देते हैं। दूसरे हो जाएंगे हमारे मशीन एक्सपेंसेस, और जो भी खर्चे मिलते जा रहे हैं उनके नामकरण यहाँ करते जा रहे हैं, फिर कैलकुलेशन करने का रह जाएगा। इससे ये होता है कोई खर्चा छूटता नहीं, तो डेप्रिसिएशन अपना आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद और अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब पावर बोलो इलेक्ट्रिसिटी बोलो एक ही बात है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी या पावर हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी हमारी क्या, पावर। तीसरा केमिकल वगैरह दे रखा है, ठीक है, तीसरा क्या दे रखा है आपका, केमिकल वगैरह दे रखा है। अब केमिकल वगैरह जो है वो वीकली दे रखा है, ठीक है, तो इस केमिकल वगैरह को हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस में लिखते हैं, ठीक है। मशीन एक्सपेंसेस में गिनती के 4 आइटम आते हैं, वो आपको याद रखने हैं, डेप्रिसिएशन, पावर, रिपेयर मेंटेनेंस और सन्डी सप्लाई। इसके अलावा कोई भी खर्चा लिखेगा तो कहाँ लिखोगे आप, स्टैंडिंग चार्जेस में बात खत्म होती है। तो यहाँ पे आ गया केमिकल, तो केमिकल यहाँ पे आ जाएगा आपका केमिकल। इसके बाद आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आ जाएगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। और इसके बाद है कि 2 अटेंडेंट ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, 2 अटेंडेंट ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं 6 मशीन के साथ में। तो अटेंडेंट का जो पेमेंट हो गई, अटेंडेंट सैलरी कह लो उसको, अटेंडेंट सैलरी, तो ये भी आपकी स्टैंडिंग चार्ज में आ जाएगी। और कुछ डिपार्टमेंटल ओवरहेड भी हैं, ठीक है, तो ये क्या है आपके डिपार्टमेंटल ओवरहेड, डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स। तो इतने एक्सपेंडिचर के अलावा और कोई खर्चा नहीं दे रखा है इस सवाल में, तो बस इनकी खर्चों की कैलकुलेशन करनी है, टोटल कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इनका टोटल कर देंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा मशीन आर रेट। तो अपनी फॉर्मेटिंग सेट हो गई इस सवाल की, बस अब आंसर लिखना बाकी। एक एक चीज पे काम कर लेते हैं। केमिकल देखो तो हर वीक में रिक्वायर कितने का होता है, 20 रुपए का, और कितने वीक काम कर रहे हो, 50 वीक, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें हमेशा जो स्टैंडिंग चार्ज निकालते हो पहले इनको एनुअली कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो 50 वीक, और हर वीक में खर्चा कितना हो रहा है, 20 रुपए का, तो यानी एक साल में खर्चा होगा 1000 रुपए का। स्टैंडिंग चार्ज जो पहले कैलकुलेट किए जाते हैं वो पर एनम कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अटेंडेंट की सैलरी, बहुत ही ध्यान से, 2 अटेंडेंट हैं अपने डिपार्टमेंट में, इन दोनों को मिला के, इनकी कंबाइन का मतलब क्या है कि दोनों का मिला के कितने रुपए देते हैं इनको, 140 एक वीक में, दोनों को देते हैं 140 हर वीक में। तो बहुत ही ध्यान से बात को समझना पड़ेगा इसकी कैलकुलेशन। देखो इधर 140 देते हैं एक वीक में, और साल भर में कितने वीक होते हैं, 50, तो ये दोनों की सालाना सैलरी आ गई, ठीक है, दोनों की एक साल की सैलरी आ गई ईयरली। कोई दिक्कत, 140 एक वीक का है, दोनों का मिला के, मतलब 70-70 देते होंगे या किसी कम ज्यादा देते होंगे, उनका मैटर है। दोनों को 140 देते हैं एक वीक में, और साल भर में कितने वीक काम हो रहा है, 50 वीक, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एक साल की सैलरी आ जाएगी। अब इधर देखो, ये जो है वो, ये दोनों लोग मिलके इस मशीन के साथ साथ 6 मशीन की और देखभाल करते हैं, मतलब पूरे डिपार्टमेंट में है 7 मशीनें। क्या लिखा है, 2 अटेंडेंट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द मशीन टुगेदर विद 6 अदर मशीन, मतलब 6 और मशीनें हैं।
तो ये वाली मशीन तो है ही है जिसका तुम रेट निकाल लो, और 6 और मशीन भी है, टोटल मशीन कितनी है 7। तो मतलब जो एक कॉस्ट निकाले हो ये 1 साल की तो आई है, लेकिन ये 7 मशीनों का खर्चा है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा 7 मशीन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर एक मशीन की कॉस्ट आ जाएगी 1,000 रुपए। ये भी समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। डिपार्टमेंटल ओवरहेड अगर देखो तो वो इस मशीन के ही बता रहा है और 2,000 रुपए बता रहा, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल कितने हो गए होगा में 2,000 रुपए। हमने बताया था जिन खर्चों के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा उनको एनुअल ही मानोगे, तो एनुअल ही इनको भी लिया जा रहा है, और पर्टिकुलर इसी मशीन का है तो कोई दिक्कत की बात नहीं कि तुम्हें 7 मशीन से डिवाइड करना पड़े। तो यानी कुल मिला के स्टैंडिंग चार्जेस हमारे आ चुके हैं टोटल 4,000 रुपए एनुअली, टोटल 4,000 आ गए 1 साल के, और आपको इनको क्या करना होता है पर आर में कन्वर्ट करके बाहर लिखना होता है। तो टोटल 4,000 रुपए खर्चा हुए, और अभी बताया था कि जब आप स्टैंडिंग चार्जेस पर आर कैलकुलेट करोगे तो जिनसे डिवाइड करोगे वो कौन से होंगे टोटल आर्स, तो इनको किससे डिवाइड करेंगे हम लोग 2200 आर्स से, तो ये आ जाएगा 1.82 राउंडिंग ऑफ करके, ठीक है। तो पर आर आ चुका है हमारा 1.82, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाल लेते हैं डेप्रीसिएशन वगैरह। सवाल में देखो तो यहाँ पे इस सवाल में रेट नहीं दे रखा है, पहले सवाल में रेट नहीं दे रखा था तो भी वही फॉर्मूला लगाया था कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। इस पिछले सवाल में रेट दे रखा था सेकंड वाले सवाल में, तो वहां आपने वाला फॉर्मूला लगाया, फिर से रेट नहीं दिया, फिर पुराने फॉर्मूले पहुंच जाओगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। ये रही कॉस्ट, ये रही स्क्रैप वैल्यू, लाइफ दे रखी है वर्षों में। अब लाइफ से वर्षों में डिवाइड करोगे तो 1 साल का आएगा, पूरी लाइफ के आर से डिवाइड कर दो सीधा पर आर का आ जाए, ठीक है। पूरी लाइफ के आर से डिवाइड कर दो, तो फॉर्मूला पर आर निकालने का क्या बनता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई पूरी लाइफ के आर्स। लाइफ में चलेगी 10 साल, और 1 साल के इफेक्टिव आवर्स कितने आए हैं 1900, तो यहां क्या लिखेंगे 10 इंटू 1900। समझ में आ रहा है, हमने बताया था कि मशीन एक्सपेंसेस को पर आवर निकालने के लिए इफेक्टिव वाले आवर्स का इंतजाम करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन पर आवर का फॉर्मूला क्या है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई वर्किंग लाइफ के आवर्स पूरे इफेक्टिव वाले, ठीक है। चलो डिवाइड करके बताओ ना कितना आया 0.47, ये अपन का आ गया है। इसके बाद पावर की बात कर लेते हैं, तो पावर 16 यूनिट बिजली कंज्यूम करता है हर घंटे, और उसका रेट कितना है 10 पैसा, तो 16 यूनिट इंटू 10 पैसा, तो हर घंटे 1 रुपए 60 पैसे की बिजली जल जाती। रिपेयर मेंटेनेंस की बात करें, ठीक है, तो रिपेयर मेंटेनेंस के बारे में यहां लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस एनुअली लगता है कितने सौ रुपए का 1,200 रुपए का, तो 1,200 रुपए का मेंटेनेंस का खर्चा आता है 1 साल का, तो 1,200 डिवाइड बाई 1 साल के इफेक्टिव आवर्स 0.63, इनका ग्रैंड टोटल कर दो आ जाएगा आपका मशीन आर रेट। मशीन आर रेट कैलकुलेट होके आ जाएगा 4.5। समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। इस टॉपिक के अंदर जो अपने स्टडी मैट के अंदर एक और क्वेश्चन दे रखा है वो कर लेते हैं, तो स्टडी मैट से ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा, और वो क्वेश्चन है बेटा 61। चलो 61 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 61 बेटा रीड करो 61। क्वेश्चन नंबर 61 रीड करना मांगता है।
तब तक मैं आंसर्स की फ़ोटो शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे, वो आप लोग को मिल जाएंगी। घर पे इनको दोबारा रिवाइज कर लोगे और सारे सवाल लगा लोगे आप कॉपी के अंदर। हाँ बेटा, तो ये क्वेश्चन हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 61। सवाल में लिखा हुआ है जीटी लिमिटेड इंजीनियरिंग कंपनी है, इसके पास 25 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑटोमेटिक मशीन 2022-23 का डेटा दे रखा है इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीन बी। ठीक है, तो यानी कलकारी जो हम लोग को करनी है वो मशीन बी की करनी। आपसे कहा गया है प्रिपेयर करो एक शेड्यूल जिसमें आपको निकालना क्या है, कॉम्प्रहेंसिव मशीन आर रेट। ठीक है, मतलब मशीन आर रेट तो निकालते थे, इस बार क्या बोल दिया है, कॉम्प्रहेंसिव मशीन आर रेट। जब आपसे कहा जाएगा कॉम्प्रहेंसिव मशीन आर रेट निकालो, तो नॉर्मली आपको सेटिंग टाइप का, जब मशीन को सेट कर रहे होते हैं तब पर घंटे क्या खर्चा लगेगा वो अलग निकालना होता है, और जब मशीन को हम यूज कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो उस समय का आपको अलग निकालना होता है। तो यहाँ दो दो रेट कैलकुलेट किए जाएंगे, एक तो मशीन को जब हम सेटअप करेंगे और एक मशीन को जब हम ऑपरेट करेंगे मतलब चलाएंगे, तो दोनों के रेट निकालने पड़ेंगे। और एक और चीज बतानी है आपको कि दो अपने पास जॉब आई है, दो काम आए हैं, इस जॉब पे 80 घंटे मशीन सेट करनी पड़ती, फिर 130 घंटे काम करता, फिर ये जॉब कंप्लीट होती है। दूसरी जॉब पे 40 घंटे मशीन को सेट करना पड़ता है, फिर 180 घंटे काम करना पड़ता है, तब ये जॉब कंप्लीट होती है। तो अगर अलग अलग रेट नहीं निकालोगे तो फिर इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें सेटिंग अप टाइम का अलग रेट निकालना पड़ेगा, फिर उनसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी सेटिंग अप कॉस्ट आ जाएगी इनकी। और जो ऑपरेशन टाइम का पर आवर निकालेंगे, यानी हम मशीन को जब ऑपरेट करते हैं तब पर घंटे का रेट निकाल लेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन जॉब की हम कॉस्ट भी निकाल पाएंगे। तो यहां से भी आपको हिंट मिल रही है, क्योंकि सेटिंग टाइम और ऑपरेशन टाइम अलग अलग दे रखा है आपको सवाल में इन जॉबों का। इसका मतलब है कि जब मशीन को सेट करेंगे तो पर घंटे का रेट अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब मशीन को ऑपरेट करेंगे तो हर घंटे का रेट अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस सवाल में जो हम लोग रेट कैलकुलेट करेंगे उसमें दो दो कॉलम बनेंगे। ठीक है, दो अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसको कैसे हैंडल करना है बस बता दे रहे हैं आपको। इसमें बनाएंगे हम लोग टेक्निकली दो कॉलम, और उससे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा, वरना ज़्यादा मेहनत का काम हो जाएगा। ये जो अमाउंट वाले कॉलम होते हैं उसमें दो कॉलम बनाएंगे। व्हेन मशीन इज अंडर सेटअप, यानी मशीन पे हम जब मशीन को सेट करते हैं तो उस समय का। और दूसरा, व्हेन मशीन इज अंडर ऑपरेशन। ठीक है, तो दो दो रेट एक साथ निकल जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो इधर के पर्टिकुलर्स लिखते हो दो बार नहीं लिखने पड़ेंगे, वरना दो चार्ट बनाने पड़ते। ये हेडिंग आप यहाँ डालते फिर कैलकुलेशन करते हो, फिर इसकी हेडिंग फिर से डालते, तो लंबा काम हो जाएगा। तो अपने को ये भी देखना होता है कि भाई बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, तो सारी चीज़ें भी हो जाए। तो दो दो रेट निकल जाएंगे, व्हेन मशीन इज अंडर ऑपरेशन और मशीन इज अंडर सेटअप। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से
कॉस्ट वगैरह दे रखी तो आप जानते हो इससे क्या निकल के आएगा, डेप्रिसिएशन वगैरह निकल के आएगा, तो वो तो हम लोग नीचे मशीन एक्सपेंसेस में लिखेंगे। यहाँ पे आ गया है रेंट वगैरह, तो फैक्ट्री का रेंट 50,000 है, लाइटिंग जो है वो 40,000 है, सुपरविजन इतने का है, ये सारे खर्चे दे रखे हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग कैलकुलेशन करते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे आ गए क्या यहाँ पे, स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में सबसे पहला आ गया हमारा रेंट। ठीक है, सबसे पहला क्या आ गया हमारा, रेंट आ गया। रेंट की बात करें तो पूरी फैक्ट्री का रेंट 50,000 है, और पूरी फैक्ट्री का जो एरिया है वो 80,000 स्क्वायर फीट का है। और जिस मशीन के बारे में बातचीत हो रही, जिसका आपको रेट निकालना है, ये मशीन एरिया कितना ऑक्युपाई करती है, सिर्फ 3,000। तो प्रोपोर्शनेट बांट लो, पूरी फैक्ट्री का रेंट 50,000 है, पूरी फैक्ट्री का एरिया 80,000 है, और ये मशीन एरिया कितना ऑक्युपाई करती है, सिर्फ 3,000। तो चाहे 3,000 डिवाइड बाई 80,000 करो, या 3 3 0 काट के 3/80 भी कर सकते हो। तो 1,875 का टेक्निक ये आ गया हमारा, रेंट आ गया। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं, आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद है बेटा हीटिंग और लाइटिंग। शॉर्टकट में लिख दिया है हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग के बारे में भी कुछ नहीं बताया है, और जब ओवरहेड का चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो आपको हमने एक पन्ने का नोट बनवाया था, उसमें लिखवाया था कि लाइटिंग के लिए सबसे बेस्ट तो क्या होता है, नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट। पहली बात तो लाइट के लिए अगर सवाल कुछ कह देगा, जैसे कि आज की क्लास में ही पहले सवाल में लाइटिंग का बोला गया था कि नंबर ऑफ वर्कर पे प्रपोर्शन करोगे, तो अगर सवाल बोल देगा तब तो कुछ कर ही नहीं सकते, जैसा सवाल कह रहा वैसा काम करना पड़ेगा। सवाल कुछ नहीं कहता तो लाइटिंग के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट, और वो नहीं सवाल में दे रखे होते तो दूसरी प्रायोरिटी क्या लिखवाई थी हमने, एरिया। तो सवाल में नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट नहीं दे रखे हैं तो दूसरी प्रायोरिटी क्या रहेगी इसकी, एरिया। एरिया के हिसाब से इसका डिवीजन होगा। ठीक है, तो जैसे इसका डिवीजन किया वैसे इसका डिवीजन करना पड़ेगा कि 40,000 की लाइट लगती है पूरे 80,000 के स्क्वायर फीट एरिया में, तो 3,000 स्क्वायर फीट एरिया में जिसमें ये मशीन रखी हुई है उसमें लाइट कितने रुपए की कंज्यूम होगी। तो ये आ रहा है अपना 1,500 रुपए। इसके बाद आ रहा है बेटा क्या हमारा, सुपरविजन। इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, सुपरविजन आ रहा है। सुपरविजन 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है एक साल में, 1.5 लाख रुपए खर्चा होता है। यहां बोला तो नहीं गया है लेकिन ये अदर चार्जेस पूरी फैक्ट्री का ही बता रहा है, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की ये, फैक्ट्री सुपरविजन, और बाकी देखो जो खर्चे पर्टिकुलर उस मशीन के हैं तो उसमें मशीन मशीन लिख ही रहा है। तो ये सारे खर्चे पूरे ही फैक्ट्री के हैं। 1.5 लाख रुपए का सुपरविजन कॉस्ट है, क्योंकि सुपरवाइजर एक एक मशीन पे एक एक सुपरवाइजर थोड़ी रखते फिरेंगे। सुपरवाइजर तो वर्करों को देखता है, मशीन को तो ऑपरेटर देखता है। तो सुपरवाइजर की कॉस्ट लिखने का मतलब ही है कि हम एक मशीन के लिए एक सुपरवाइजर थोड़ी रखेंगे, सुपरवाइजर खर्चा तो हमेशा पूरे डिपार्टमेंट का ही बताएगा। तो पूरे डिपार्टमेंट का खर्चा 1.5 लाख रुपए है, और उसमें कितनी मशीनें रखी हुई हैं, 25। तो इसको 25 से डिवाइड कर देंगे तो एक मशीन की सुपरविजन कॉस्ट आ जाएगी 6,000 रुपए। इसके बाद एक और है रिजर्व इक्विपमेंट, जिसमें खर्चा होता है 5,000 रुपए, वो इस मशीन का ही है, तो डायरेक्टली लिख देंगे रिजर्व इक्विपमेंट इसी मशीन का है, तो डायरेक्टली लिख दोगे 5,000 रुपए। टोटल बताओ जरा कितना निकल के आया इसका, कितना आ गया रुपए सालाना। तो इसको पर आर में आप कन्वर्ट कर लो, 14,375 डिवाइड बाई कितने आर्स मशीन प्रयोग हो रही है। ठीक है, इस सवाल जो ये बुक में दे रखा है, इस सवाल में एक थोड़ी सी कमी है। ये जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आवर्स लिखे हैं वो ऐसे बगल में लिख के आना चाहिए कि इफेक्टिव वाले, ये इस सवाल में थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो ये जो दे रखे हैं इसके बगल में इफेक्टिव लिख लो। तो उल्टा है, इफेक्टिव आवर्स 3600, सेटअप टाइम 4,000, इसका मतलब टोटल टाइम 4,000 निकलेगा। इफेक्टिव 3600 और सेटअप कितने 400, तो इनका टोटल करोगे तो टोटल आवर्स आएंगे आपके कितने 4,000। तो इसमें भी एक वर्किंग नोट बनेगा,
कि जो आपके इफेक्टिव आवर्स हैं वो हैं आपके 3600, जो आपके सेटअप के आवर्स हैं वो आपके 400 आवर्स हैं। तो जो आपका टोटल टाइम बचेगा बनेगा वो कितना बन जाएगा आपका 4000 घंटे। उस सवाल में टोटल दे रखा था, सेटअप वगैरह माइनस किया था तो इफेक्टिव निकला था। इस सवाल में इफेक्टिव दे रखा है, ठीक है, लिखा नहीं लेकिन है वो इफेक्टिव, ठीक है। बस ये सवाल की कमजोरी है कि नहीं लिख के बताया इन लोगों ने, तो इफेक्टिव है वो। तो 4000 हो गया, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 4000 आवर्स से, तो पर आ जाएगा 3.59। अब देखो, चाहे मशीन चले और चाहे ना चले, स्टैंडिंग चार्ज का मतलब ही यही होता है कि भैया मशीन चले चाहे ना चले, ये खर्चा तो हो गया रहेगा। तो चाहे सेटअप में रखो चाहे ऑपरेशन में, ये खर्चा तो वैसा ही हो गया रहेगा, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो डिफरेंस आएंगे अमाउंटों में वो टेक्निकली मशीन एक्सपेंसेस में आते हैं। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, मशीन एक्सपेंसेस में सबसे पहला तो डेप्रिसिएशन तो रहेगा ही रहेगा। सबसे पहला क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन तो रहेगा ही रहेगा। तो डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट दे रखी 50,000, स्क्रैप वैल्यू निल है, ठीक है। और लाइफ दे रखी है आपको कितने साल, 10 ईयर। और एक साल में इफेक्टिव कितने चलेंगे, 3600, क्योंकि पूरी लाइफ के आर से डिवाइड करना पड़ता है ना आपको डेप्रिसिएशन निकालते समय। तो 50,000 रुपए माइनस निल ना, स्क्रैप वैल्यू है नहीं, डिवाइड बाई 10 साल, 10 ईयर्स, और इंटू हर साल कितने घंटे चलेगी इफेक्टिव, 3600 घंटे। 1.39 बताया जा रहा है। तो ये हो गया आपका क्या, 1.39, ठीक है, 1.39 हो गया। दूसरा, एक है ऑपरेटर की वेजेस, ऑपरेटर की वेजेस, तो यहां पे आ जाएगी ऑपरेटर की वेजेस, ठीक है। वेजेस दे रखी है, देखो क्या है, बहुत ध्यान से बात को समझना। वेजेस में बहुत ही ध्यान से बात को समझना है आपको। वेजेस में 24 रुपए एक दिन का देते हैं ऑपरेटर को, और एक दिन में कितने घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करता है। तो ऑपरेटर की वेजेस हो गई 1 घंटे की 3 रुपए, ठीक है। ऑपरेटर की वेजेस क्या हो गई, 1 घंटे की 3 रुपए। ये वर्किंग नोट 1 है, ये वर्किंग नोट नंबर 2। तो हमने क्या निकाला है, ऑपरेटर वेजेस पर आर कैलकुलेट कर लिया। 24 रुपए देते हैं, 8 घंटे काम कराते हो, तो यानी 1 घंटे के कितने रुपए देते हैं, 3 रुपए। प्रॉब्लम अब यहां आएगी, जब मशीन सेटअप में रहती है तो एक ऑपरेटर एक ही मशीन को सेट कर पाता है, लेकिन जब मशीन ऑपरेशन में रहती है तो एक ऑपरेटर दो दो मशीन को चला लेता है, ठीक है। मशीन को सेट करना होगा तो हर मशीन के लिए एक अलग ऑपरेटर चाहिए मशीन को सेट करते समय, लेकिन जब मशीन चलने लगती है तो एक ऑपरेटर दो दो मशीन को देख पाएगा एक साथ, ये कह रहा है सवाल। समझ लो, देते 3 ही रुपए घंटे हैं, लेकिन जब सेटअप पे रहेगा तो 3 रुपए उसके ऊपर 1 घंटे में खर्चा होगा, एक मशीन की देखभाल कर पाएगा, तो यानी पर आवर का खर्चा 3 रुपए आया। और जब मशीन ऑपरेशन में रहेगी तब भी 3 रुपए देंगे, लेकिन दो मशीन को देख पाएगा तो खर्चा 1.5 रुपए घंटा आ गया। समझ में आई बातें। तो यहां तो हम लोग लिखेंगे 3 रुपए, क्योंकि पर आवर 3 रुपए आया था और वो एक ही मशीन को देख पा रहा था, तो पूरा खर्चा उसी मशीन पे ठूस दिया। यहां भी उसको 3 ही रुपए घंटे देते हैं, लेकिन वो दो मशीन देख पाता है, तो टेक्निकली यहां कितना हो गया, 1.5 रुपए घंटा हो गया। समझ में आई बातें, चलिए बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात है पावर। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि जब मशीन को सेट करते हैं तो पावर थोड़ी ना खर्चा होगी, कोई बिजली वहां तार लगा के थोड़ी ना सही करेगा, मशीन मशीन करंट मार देगा। तो जब मशीन को सेट करते हो, मशीन को सेटअप में करते हैं, तो कोई पावर कॉस्ट नहीं खर्चा होती, ये तो एकदम जनरल प्रजम्पशन है ना। तो सवाल कहे चाहे ना कहे, सेटअप करते समय मशीन पे कोई पावर नहीं लगती है। और पावर का खर्चा जो दे रखा है, ठीक है, वो कितना दे रखा है आपका, 0.5 पर आवर दे ही रखा है। तो इसमें तो कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है, 50 पैसा पर आवर।
टोटल कर देंगे, आ जाएगा आपका कॉम्प्रहेंसिव मशीन आर रेट। मशीन सेट करते हैं, सेटअप में रहता है, तब पर घंटा कितना खर्चा होता है, और मशीन जब ऑपरेट करते हैं तो पर घंटे क्या कॉस्ट खर्चा आती है। ये आ गई आपकी 7.98 और ये क्या आ गई आपकी 6.98 रुपीज पर आवर। ठीक है, तो सवाल का एक पार्ट जिसमें आपको कॉम्प्रहेंसिव आर रेट निकालना था वो निकाल लिया है। अब मुझे क्या करनी, कॉस्ट निकालनी है इन जॉबों की। ठीक है, तो एक कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ जॉब 1102 और एक कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ जॉब 1308। बहुत ही सिंपल है। 1102 वाली जॉब पे 80 घंटे मशीन के सेटअप में खर्चा करते होते हो, जब मशीन को सेट करते हो तो पर घंटा क्या कॉस्ट लगती है 7.98। तो 80 घंटा सेट किया मशीन को, पर घंटा खर्चा होगा 7.98 और प्लस 130 घंटे ऑपरेट करते हो मशीन को तो ये जॉब कंप्लीट होती है। तो 130 घंटे ऑपरेट करने वाले हैं तो उसकी ऑपरेशन कॉस्ट पर आवर निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। सेम काम करना है आपको इस वाली जॉब में। 40 घंटे मशीन को सेटअप करने में लगते हैं तो पर घंटे की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, और 160 घंटे ऑपरेशन वाले लगते हैं तो उसको ऑपरेशन वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनकी जॉब का कॉस्ट निकल के आ जाएगी। हाँ बेटा, चलो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना कितना आया। ठीक है, सेकंड वाले का 1436 रुपए। समझ में आ गया। तो इस टाइप के सवाल हैं जो आपके स्टडी मैट में पड़े हुए हैं। 4 सवाल थे, चारों के चारों करवा दिए। फिर से एक बार हल्का हल्का बता देते हैं। मशीन आर रेट क्या होता है कि 1 घंटे मशीन चले तो क्या कॉस्ट निकल के आएगी, खर्चा क्या होगा। ये खर्चे 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग चार्जेस, एक होते हैं मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस में कुल गिनती के 4-5 आइटम आते हैं, डेप्रीसिएशन, पावर, रिपेयर मेंटेनेंस, ठीक है, संडे एक्सपेंसेस, और कभी कभी ऑपरेटर की वेजेस यहाँ आती। ऑपरेटर की वेजेस में ध्यान रखना बहुत ध्यान से। देखो बेटा, अब देखो, अब यही कलाकारी है जो आपको सीखनी है कि सवाल में जो डिफरेंस होता है वो कैसे अराइज होता है और कब आपको कहाँ लेके जाना है। अभी आपने 57 वाला सवाल किया था, इसके पहले हमने 55 किया था, 56 किया था, ये सब सवाल लगाए थे। बहुत ही ध्यान से बात को समझना। इस वाले में देखो, ऑपरेटर बोलो चाहे अटेंडेंट बोलो, बात तो एक ही होती है। ठीक है, चाहे ऑपरेटर बोले हो चाहे क्या बोले हम लोग, अटेंडेंट बोले, बात तो एक ही, जो मशीन को ऑपरेट करने में कंट्रोल करता वही तो बात है। यहां अटेंडेंट की सैलरी देखो स्टैंडिंग चार्ज में आई इस सवाल में, और जो अभी सवाल लगाया है इसमें अटेंडेंट की सैलरी कहाँ आई, वेजेस मशीन एक्सपेंसेस में। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप कॉम्प्रहेंसिव रेट निकालोगे तो वैसे वाले सवाल में जो अटेंडेंट की वेजेस या सैलरी रहेगी वो मशीन एक्सपेंसेस में आएगी, और बाकी सारे नॉर्मल सवालों में कहाँ जाएगी, स्टैंडिंग। ये सब छोटे छोटे नोट लिखने पड़ेंगे, वरना रिवीजन करते समय यही तो डिफिकल्टी होती है कि साला एक सवाल में वहां आ गया, इस सवाल में यहाँ आ गया, अब कंफ्यूज हो गया आदमी। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, कब कहाँ आएगी वो ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात कि स्टैंडिंग चार्जेस कैलकुलेट करते समय अलग घंटों से डिवाइड करना होता है, इनको अलग घंटों से डिवाइड होता है, उसका हमने आपको रीजन भी बता दिया, वो याद भी रखना है कि मशीन एक्सपेंसेस पर आवर निकालते समय इफेक्टिव आवर से डिवाइड करना है, और स्टैंडिंग चार्जेस निकालते समय टोटल आवर से डिवाइड किया जाता है। तो यही 2-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी इसी तरीके से सवाल लग जाएंगे, कैसा भी सवाल हो। समझ में आ गया बेटा? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये मशीन आर रेट वाला टॉपिक यहाँ पे हमारा हो रहा है खत्म।